जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का जो हम लोग का मॉक टेस्ट है, वह मॉक टेस्ट 2 देखेंगे। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो हम लोग का मॉक टेस्ट है, तो इसमें आपको एक सेट में 50 प्रश्न दिए जा रहे हैं। और ये जो हम लोग का मॉक टेस्ट है, आपको लगातार जब तक बिहार फायरमैन का हम लोग का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो पहला प्रश्न आया है कि फिरोज गांधी अवार्ड किस क्षेत्र में असाधारण निष्पादन के लिए दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो फिरोज गांधी अवार्ड है किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, बस आपको यही बताना है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए जो फिरोज गांधी अवार्ड है यह दिया जाता है पत्रकारिता में। ठीक, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा जो हम लोग का प्रश्न यहाँ पर है कि मई का पहला मंगलवार किस रूप में मनाया जाता है। मई का जो पहला मंगलवार है ये किस रूप में मनाया जाता है। तो देखिए यह मनाया जाता है आपको विश्व अस्थि मज्जा दिवस के रूप में। कब किस रूप में मनाया जाता है? विश्व अस्थि मज्जा दिवस के रूप में। यह मई का पहला मंगलवार। ठीक, इसका जो आरंभ है 1998 से किया गया था। ठीक, 1998 से इसका आरंभ किया गया। यानी कि जो पहला विश्व अस्थि मज्जा दिवस मनाया गया इसी दिन से मनाया गया। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का तीसरा नंबर प्रश्न है कि महेंद्र सिंह धोनी ने पहला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला था। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा जो पहला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है कहाँ पर खेला गया था। तो यह चित्तगोंग में खेला गया था। कहाँ पर? चित्तगोंग में, जो कि आपको यह बांग्लादेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है चित्तगोंग? यह आपको बांग्लादेश में पड़ता है। और ये कब खेले थे? तो 2004 में खेले थे। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है, यहाँ पर हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ अपनी किस खूबी के कारण वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित, यानी कि अपनी ओर जो ध्यान है वो खींचता है, किस कारण से? पहला है यहाँ पर पुरातनता, दूसरा है चमक, और तीसरा कठोरता, और चौथे में हम लोग का जो है जंग प्रतिरोधकता। ठीक, तो ये किसके तरफ से जो ध्यान आकर्षित करता है? तो देखिए ये जो आपका दिल्ली का यहाँ पर जो कुतुब मीनार है यह जो ध्यान आकर्षित करता है, तो ये जंग प्रतिरोधता के लिए है। क्योंकि यहाँ पर अभी तक इसमें जो जंग है वो नहीं है, जंग अभी नहीं लगा है, तो यह जो है वैज्ञानिकों का जो ध्यान है इसीलिए वो खींचता है। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि इस जो प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्नों में आपका 35 प्लस ही प्रश्न सही होंगे। तो आप लोग बताइएगा कि जो प्रश्न इसमें कितना सही कर पा रहे हैं, उसी के हिसाब से इसका जो आपका लेवल होगा क्वेश्चन का तो वह बढ़ाया जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 5वें नंबर प्रश्न है कि किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है। यहाँ पर सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में होता है, आपको यही बताना है। तो देखिए सबसे अधिक जो पानी होता है वो दोमट मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में? दोमट मिट्टी में सबसे अधिक पानी की मात्रा देखी जाती है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 6ठा नंबर प्रश्न है कि हवा संतृप्त होने पर डॉट को नहीं रोक सकता। तो देखिए यहाँ पर जो हवा संतृप्त होने पर डॉट को नहीं रोक सकती, किसको नहीं रोक सकती आपको बताना है। पहला हम लोग का कि अधिक जल वाष्प, दूसरा है वायु, अधिक वायु, और यहाँ पर देखिए CO2 है, अधिक CO2, अब 2 यहाँ पर छूट जा रहा है, और जो है यहाँ पर O2 है, तो ये किसको नहीं रोक सकती है। ठीक, तो आपको बताना है। तो देखिए ये जो नहीं रोक सकती, यहाँ पर आप किसको नहीं रोक सकती, यह जो है आपका हवा संतृप्त होने पर ये अधिक जल वाष्प को नहीं रोक सकती। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है 7वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र, तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र यहाँ पर किस देश में पूछा गया है। तो कौन सा देश हो जाएगा आपका? वह हो जाएगा बिल्कुल रूसी परिसंघ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है कि विश्व में यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है रूसी परिसंघ में। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वन की मात्रा की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो कुल भूमि की वन प्रतिशत हम लोग का जो विस्तार की बात करें तो यहाँ पर 45.40% पर वन जो है फैला हुआ है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है 8वें नंबर है कि 8 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व साक्षरता दिवस की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। देखिए जो 8 सितंबर को मनाए जाने वाला विश्व साक्षरता दिवस की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। तो यह जो घोषणा है यूनेस्को के द्वारा की गई थी। किसको द्वारा? यूनेस्को के द्वारा 17 नवंबर 1965 को 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इससे पहली बार जो मनाया गया था
ये 1966 में मनाया गया। ठीक, आपको याद रखना है। ये देखिए पहली बार जो मनाया गया था 1966 में, लेकिन घोषणा कब किया गया था? तो 17 नवंबर 1965 को ये घोषणा किया गया, कर दिया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 9वें नंबर प्रश्न है कि महाभारत का मूल नाम क्या है था। देखिए जो महाभारत का मूल नाम यहाँ पर आपको पूछा गया, पहला है कथा सरिता सागर, दूसरा है जय संहिता, तीसरा है राजतरंगिणी और चौथा है बृहद कथा। तो देखिए जो महाभारत का मूल नाम था वह जय संहिता था। क्या था? जय संहिता। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिए, बी कर लीजिएगा, 2 कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 10वें नंबर प्रश्न है कि चैंपियन ट्रॉफी संबंधित है। देखिए जो चैंपियन ट्रॉफी है संबंधित है किससे? तो यह हॉकी और क्रिकेट दोनों से संबंधित है। ये जो चैंपियन ट्रॉफी है हॉकी और क्रिकेट दोनों से संबंध रखता है। चलिए 11वें नंबर जो हम लोग का प्रश्न कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान यह देखना किसका काम था कि जनता अपने जीवन शरीयत के हिसाब से जी रही है। ये जो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में यह देखना किसका काम था कि जो जनता है अपना जीवन है वह शरीयत के हिसाब से जी रही है। यानी कि शरीयत का मतलब यहाँ पर जो नशा वो सब जो नहीं न कर रही है, जनता को यह देखना था, जनता के पर यह नियंत्रण रखना था कि कहीं उस जो राज दरबार के जनता है यह शराब के नशे में तो नहीं है या फिर गलत संगत में तो नहीं है, यही देखना था। और ये जो देखने का सभी का काम था वह किसका था? तो वह मुहतासिब का था। ठीक, यह जो सभी काम दिया गया था मुहताबिज को दिया गया था। राइट आंसर आप लोग सीख कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 12वें नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ष ... व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक, देखिए जो प्रति वर्ष यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ष व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, पहला है मिलीमीटर पर सेंटीमीटर, डेसीमीटर या फिर किलोमीटर। तो देखिए ये जो किया जाता है आपका ये किलोमीटर में किया जाता है। ठीक, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर डी कर लीजिएगा। ये जो प्रति व्यक्ति का संख्या है किलोमीटर के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि फ्यूज वायर होने चाहिए। देखिए जो फ्यूज का वायर है कैसा होना चाहिए, आप लोग इसको बताइएगा। पहला है कि कम प्रतिरोध या उच्च गलनांक, कम प्रतिरोध या फिर कम गलनांक, तीसरा है उच्च प्रतिरोध या फिर कम गलनांक, और चौथा जो हम लोग का है कि उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। तो देखिए इसमें कौन सा जो आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये जो फ्यूज होना चाहिए आपका, फ्यूज कैसा होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक का। ठीक, ये जो फ्यूज होना चाहिए उच्च प्रतिरोध का और ये जो कम गलनांक का फ्यूज होना चाहिए। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का सन्नी के छल्ले किससे बने होते हैं। देखिए जो सन्नी के छल्ले हैं वो किससे बने होते हैं? तो वो बने होते हैं बर्फ़ और चट्टान के बड़े टुकड़ों से। ये जो सनी के छल्ले हैं बर्फ़ एवं चट्टान के बड़े टुकड़ों से बने होते हैं। राइट आंसर इसमें आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 15वें नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना म्यूचुअल फंड कौन है। देखिए यहाँ पर हम लोग से पूछा है कि भारत का सबसे पुराना म्यूचुअल फंड कौन है। यहाँ पर 4 म्यूचुअल फंड दिया गया है, कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका सही होगा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये म्यूचुअल फंड सबसे पुराना है। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर डी कर लीजिएगा, यानी कि 4 कर लीजिए। देखिए जो ये 1987 तक है यूटीआई इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट में एक अधिकार स्थापित रखा तथा वित्तीय मध्यस्थों के द्वारा म्यूचुअल फंड की कई श्रेणियों को बेचता रहा है। ये जो आपका ये शुरुआत कब था? तो इसका जो स्थापना है यह 1987 तक। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग 1987 कर लीजिए इसका निर्माण के बारे में। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 16वें नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस, यहाँ पर विश्व दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। देखिए मरुस्थलीकरण के मुकाबला करने के विश्व दिवस ये कब मनाया जाता है भाई? प्रति वर्ष ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रति वर्ष जो है 17 जून को मनाया जाता है। ठीक, कब मनाया जाता है? यह प्रति वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर भी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का पॉइंट 17 नंबर प्रश्न है कि किन्होंने पुस्तक है यहाँ पर स्टिल काउंटिंग द ग्रेड, यहाँ पर देखिए स्टिल काउंटिंग द डेड लिखी, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था?
तो बिल्कुल ये जो पुस्तक है लिखा गया था आपका फ्रांसीसी हैरिसन के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसीसी हैरिसन के द्वारा। राइट आंसर आप लोग इसमें एक कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है 18वें नंबर प्रश्न है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण कौन सा है? भारत में जो पारिस्थितिकी असंतुलन है इसका मुख्य कारण पूछा गया क्या है? वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, बाढ़ और अकाल, और यहाँ पर बारिश में उतार चढ़ाव। तो देखिए जो यहाँ पर पारिस्थितिकी का असंतुलन का कारण है वह कारण क्या हो सकता है? यहाँ पर वनों की कटाई हो जाएगा। ठीक है, आप लोग राइट आंसर एक कर लीजिएगा, ये तो पता होगा सभी को। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 19 नंबर प्रश्न है कि गंगोत्री गांव गंगा नदी का स्रोत है। बिल्कुल सही। यह किस नदी के तट पर अवस्थित? देखिए जो ये गंगोत्री गांव है आपका, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक, यहीं पर पूछा गया यह किस नदी के तट पर है। तो गंगोत्री जो है आपको भागीरथी नदी के तट पर है। कहाँ पर है? भागीरथी नदी के तट पर। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 20वें नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया के लेखक है? देखिए यहाँ पर एक पुस्तक है इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है यही पूछा गया हम लोग से। तो इसके जो लेखक की बात करें तो ये चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह। आपको राइट आंसर सी कर लीजिए। देखिए हम लोग थोड़ा सा चौधरी चरण सिंह के बारे में क्या जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया ये जो कॉजेज एंड क्योर वर्ष 1981 में प्रकाशित हुई थी। यानी कि जो ये आपका इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया है इसकी जो प्रकाशन है ये कब किया गया था? तो इसका जो 1981 में प्रकाशन किया गया था। और ये जो चौधरी चरण सिंह थे तो ये आपको पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने 2 जुलाई 1779 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे और भारत के जो छठे प्रधानमंत्री के पद पर रहे। ये जो भारत के छठे प्रधानमंत्री से बात पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा तो वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? पहला है ब्राज़ील, दूसरा कनाडा, तीसरा उरुग्वे, चौथे में दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए इसका जो सम्मेलन आयोजित किया गया था यह आपको ब्राज़ील में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? ब्राज़ील में किया गया था। कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। ठीक है, आपका राइट आंसर 1992 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? देखिए यहाँ पर हम लोग से पूछा है कि कौन सा इसमें जो जीवाश्म ईंधन है, पहला लकड़ी, दूसरा पवन, तीसरा यूरेनियम और चौथे में उपयोग में से कोई भी नहीं। तो देखिए जो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? पहले हम लोग समझें कि जो जीवाश्म ईंधन है वह मृत जीवों के जो दबे होते हैं, मृत जीव उसका अपघटन से ये रूप में जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा गठित होता है उसी को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कि हो जाता है आपका कोयला, प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम। तो इनमें से कोई नहीं है तो आपका राइट आंसर उपयोग में से कोई भी नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के सांसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो देखिए यहाँ पर हम लोग से पूछा है कि लोकसभा के सांसद सदस्य के रूप में जो दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है कौन कहता है? तो दूसरा की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला है पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश और इसके बाद महाराष्ट्र है। तो हम लोग से पूछा गया है दूसरा, तो दूसरा में जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर पहले नंबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो सांसद सदस्य हैं वो 80 है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कितने हैं सांसद? 80 है। और यहाँ पर जो हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर आपको 48 सांसद है। ठीक, 48 संसद सदस्य हैं महाराष्ट्र में। और हम लोग के जो तीसरे नंबर पर आता है वह तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? वह आपका आता है आंध्र प्रदेश, जिसमें उसमें 42 सांसद है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? यहाँ पर भारतीय भाषाओं की मान्यता से जो संबंधित है कौन सी सूची है? तो वह देखिए जो 8वीं अनुसूची है वह भारतीय भाषाओं से संबंधित है। आपको जो 8वीं अनुसूची है यह भाषा से संबंधित है। चलिए
अगला जो पॉइंट हम लोग का 25 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है। यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात जो है सर्वाधिक यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम में हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 26 नंबर है कि मुगल और राजपूतों के बीच खनवा का युद्ध कब हुआ था। देखिए जो मुगल और राजपूत हैं उनके बीच जो खनवा का भी युद्ध हुआ था वह 1527 में हुआ था। ये कुरेट टाइम की हम लोग बात करें तो 17 मार्च 1527 में हुआ था, जिसमें दो, ये जो पहला था राजपूत राज राणा संगा की और जो दूसरे तरफ था ये मुगल शासक बाबर के हाथों पराजित हुआ था। तो इसमें जो हार हुई किसकी हुई थी, यह हार हुआ था राणा संगा का। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 27 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा दंडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। गांधी जी द्वारा जो दंडी यात्रा है वो कब प्रारंभ की गई थी, तो वह प्रारंभ किया गया था आपको 12 मार्च 1930 को। कब किया गया था, 12 मार्च 1930 को ये जो प्रारंभ किया गया था। और इसका जो नमक को तोड़ो आंदोलन जो अंत किया गया था, यह जो कानून नमक से तोड़ा गया था वह तोड़ा गया था 6 अप्रैल, यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को। ठीक, टोटल कुल 25 दिनों को उनके द्वारा यात्रा किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग के यहाँ पर है 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री, स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वो कौन थे, तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष से 1967 से 69 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे। देखिए यहाँ पर हम लोग से जो प्रश्न कहा गया है कि 1967 से 69 के बीच भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति हैं ना जी, राष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो देखिए इस दौरान जो रहे हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति ये भी थे। ठीक, ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे। और यहाँ पर जो हम लोग के तीसरी थे, ये प्रधानमंत्री थे, ये क्रम के अनुसार बात करें तो तीसरे थे, लेकिन जो मुस्लिम की बात करें तो प्रथम थे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिमाण है, क्या घूर्णन का जो घूर्णन डॉट का परिमाण है। यहाँ पर रिक्त स्थान वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिमाण है, तो ये जो है कोरियोलिस में, यहाँ पर कोरियोलिस बल का जो है परिमाण है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कोरियोलिस बल कर लीजिएगा। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है कि भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। देखिए यहाँ पर भारत के साथ किस देश का जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, पहला श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और फिर बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो नहीं है पूछा गया, तो आपका जो श्रीलंका है इसके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह नहीं है। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। देखिए जो भारत के द्वारा कुछ देशों जो सीमा साझा करते हैं, पहला है जो पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान है। उत्तर पूर्व में जो आपका 3 हो जाएंगे, चीन, नेपाल और भूटान, और पूर्व में हो जाएगा जो बांग्लादेश और म्यांमार, और जो हम लोग उत्तर पश्चिम की बात करें तो वहाँ पर अफगानिस्तान देश है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को नाम से जाना जाता है तो संगपो नाम के से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न क्या है, प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 33 नंबर जो प्रश्न है कि कर रहा है कि भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। देखिए जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के वित्त मंत्री के, भारत सरकार के योजना आयोग के अध्यक्ष के, या फिर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है 34 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है। देखें यहाँ पर हम लोग का अधिकतम संख्या की बात करें तो कितना है,
यहाँ पर भारत के संविधान में विशिष्ट लोकसभा यहाँ पर विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह है 552। कितना है? 552, जिसमें आपको 530 जो सदस्य हैं वो राज्यसभा से लिए जाते हैं और यहाँ पर जो 20 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, ये थोड़ा सा लंबा हो गया प्रश्न। देखिए यह प्रश्न हम लोग क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है किस राज्य में? तो यह किया जाता है आपको दिल्ली में। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिएगा। दिल्ली में जो उपराज्यपाल की नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 4 राज्यों में किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। देखिए यहाँ पर हम लोग से पूछा गया भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है, बस सिंपल सा प्रश्न है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वह राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। हम लोग आंध्र प्रदेश की क्षेत्रफल की बात करें वर्ग किलोमीटर में तो यहाँ पर 2,75,045 वर्ग किलोमीटर है ठीक इसका क्षेत्रफल। दूसरे नंबर पर आपका गुजरात आता है और जो तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश आता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर, हाँ गुजरात नहीं, यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर यह जो उत्तर प्रदेश आता है। ठीक, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और जो तीसरे नंबर पर यहाँ पर गुजरात का स्थान है। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार बात हो रही है, तीसरा सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन सा है? तो तीसरा में जो हो जाएगा आपका वह मिजोरम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर तीसरा में क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ठीक, हम लोग बात करें क्रम के अनुसार तो पहले पर जो था आपका वह केरल था, दूसरे पर हम लोग का कौन था? लक्षद्वीप था और जो तीसरे नंबर पर था वह मिजोरम था, जिसकी जो साक्षरता दर की बात करें तो 91.33 था। ठीक, 91.33 इसकी साक्षरता दर थी मिजोरम की। ठीक, चलिए अब केरल का जो हाईएस्ट था वह था 94%। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीता है? तो वह जीता गया है किसके द्वारा? वह जैक्स कैलिस के द्वारा। किसके द्वारा? वह जैक्स कैलिस के द्वारा जीता गया है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 39 नंबर है कि मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप यहाँ में से संबंधित है? कि यहाँ पर थोड़ा सा महाद्वीप गलत लिखा गया है, तो महाद्वीप से ये जो संबंधित है तो ये किससे संबंधित है? ये जो मार्शल आर्ट है तो मार्शल जो आर्ट है ये आपका अफ्रीका से संबंधित है। ठीक, आप लोग राइट आंसर मार्शल आर्ट याद रखिएगा, अफ्रीका से। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग 40 नंबर प्रश्न है कि असम में पारंपरिक घरों को रिस्टल्ट पर क्यों बनाया जाता है? देखिए जो असम में पारंपरिक घर है उसको रिस्टल्ट पर क्यों बनाए जाते हैं? तो इसमें जो बनाने का कारण है कि बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा। ठीक, यहाँ पर बाढ़ के कारण जो है असम में मकान स्टल्ट पर बनाए गए हैं क्योंकि राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है जिसके कारण बाढ़ की संभावना बनी रहती है। अगर घर ज़मीन से अधिक ऊंचाई पर ना बने होते तो बाढ़ के समय में पानी घरों के अंदर जा सकते हैं, इसलिए घरों को बचाने के लिए घरों को रिस्टल्ट पर और ज़मीन के स्तर से ऊपर बनाया जाता है। प्रश्न हम लोग का 41 नंबर है कि पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु के बना होता है? तो इसमें जो फिलामेंट होता है वो बने होते हैं टंगस्टन का। ठीक, यहाँ पर फिलामेंट किसके बने होते हैं? टंगस्टन का, जिसका जो गलनांक की हम लोग बात करें तो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, 3400 डिग्री सेल्सियस। अगला जो पॉइंट हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कि जो विदेशिया नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला 43 नंबर प्रश्न कि राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए जो राजवाड़ी के
अखंड खंडहर है, यह किस राज्य में स्थित है? पहला मेघालय, असम, मिजोरम या फिर नागालैंड है। तो इसका जो राइट आंसर की हम लोग बात करें तो वह हो जाएगा आपका रजवाड़ी, ये नागालैंड में। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर रजवाड़ी नागालैंड में है। देखिए जो नागालैंड में दीमापुर रेलवे स्टेशन के करीब में ये स्थित है जो रजवाड़ी का खंडहर है। ठीक, दीमापुर रेलवे स्टेशन के समीप। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र की बात करें तो वह हो जाएगा आपका कौन सा? भारत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 45 नंबर प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? देखिए जो यहाँ पर हम लोग का भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है, ये सभी को पता है। और इसमें जो एकल नागरिकता की अवधारणा है यह किस देश से लिया गया है? पहला है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर रूस। और एक जो हम लोग का चौथे नंबर पर ऑप्शन है वह है आयरलैंड। तो देखिए जो एकल जो नागरिकता की हम लोग बात करें तो वह एकल नागरिकता लिया गया था आपको यूनाइटेड किंगडम से। ठीक, आपका राइट आंसर आपको याद रखना है, एकल नागरिकता की जब बात आए तो आप लोग यूनाइटेड किंगडम याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो इथेनॉल का जो उत्पादन है वह बिल्कुल किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है आपको किण्वन के द्वारा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? यहाँ पर सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो यह कहता है सेबी के द्वारा, जिसका अर्थ होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय नियम बोर्ड। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर सेबी हो जाएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 48 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर एक दर्शाना है कि के कारण खसरा की बीमारी होती है? तो देखिए जो खसरा की बीमारी होती है ये वायरस के कारण, रूबेला नामक वायरस के कारण जो ये खसरा की बीमारी होती है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 49 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? देखिए जो भगोरिया हाट उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। भगोरिया हाट उत्सव मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 50वें नंबर प्रश्न है कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? देखिए जब हम लोग भारत के संविधान अपनाए थे तो उसमें अनुसूचियों की संख्या हम लोग बात करेंगे। तो अनुसूची उसमें 8 थी। कितनी थी? उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी, जबकि आज हम लोग के बढ़ाकर 12 कर दी गई। ठीक, चलिए अगर तो हम लोग यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन जो हम लोग का मॉक टेस्ट 2 है उसमें हम कंप्लीट कर लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे इसमें अंक स्कोर कर पाए होंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितना इसमें स्कोर कर पाए हैं। तो चलिए मिलते हैं जो अगला हम लोग का मॉक टेस्ट 3 है उसको लेकर, तब तक के लिए थैंक्स।